आईपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 3 के तो कंप्लीट हो चुके थे और चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपसे पूछा गया था कि कोई भी न्यूमेरिकल से यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में 2 न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे गए। एक तो शायद एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 है और एक एग्जाम्पल और है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें से भी एक क्वेश्चन मैंने बताया लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको वापस एक बार फिर से अच्छे से समझा रहा हूँ। और ये 4th क्वेश्चन तो मैं दोबारा ही ट्राई कर रहा हूँ कि ये बताया नहीं था, तो आप इसके समझ लीजिए। 2 ही क्वेश्चन पूछे गए और आज हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। फिर कल से हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम होगा धारिता का। ठीक है, संधारित्र की धारिता वगैरह उसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का ये है 4th। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है अपने को कि 2 एक समान आवेशित गोलों के बराबर 2 एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। तो एक अपन डोरी लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 2 गोलों को जो समान आकार के हैं दोनों को हम लटका देंगे। फिर बोलता है परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, दोनों एक दूसरे से 30 डिग्री का कोण बना रही है। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है, यानी जैसे उस गोले को आप डिप करोगे किसके अंदर, द्रव के अंदर डुबोते हो, जिसका घनत्व अपने को दे रखा है, जिस घनत्व की वैल्यू आप देख रहे हो चेंज है, तब वही कोण रहता है, यानी कि 30 डिग्री कोण रहता है, जितना पहले था उतना ही रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व है, यदि वो जो पदार्थ लिया जा रहा है ठोस पदार्थ गोला, उसका घनत्व आपको बताया जाए ये है, तब द्रव का पराविद्युतांक कितना होगा ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसको हम सिंपल वे के अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं और एक फॉर्मूला हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, उसके बेसिस पे भी इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक पूरा प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और आपको मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसको हम समझ सकें। तो एक सवाल हमने इसमें किया भी था कि कैसे एंगल का जो डिवाइडेशन है किया जाता है। तो 2 एक समान आवेशित गोले लेंगे और उसको हम समान लंबाई की डोरियों से बांध देते हैं। जैसे मैं ऊपर कोई दृढ़ आधार तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं इसको आपको इस टाइप से बांध के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 समान लंबाई की डोरियां हैं, दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल जो बता रखा है अपने को, वो बता रखा है 30 डिग्री। ठीक है, दोनों पर समान गोले लटकाए गए समान द्रव्यमान के, तो हम mm द्रव्यमान मानेंगे इनका। ठीक है, तो समान द्रव्यमान के 2 गोले हमने लटका दिए। अब आपको पता है कि जैसे ही गोले ये द्रव्यमान लटकाए जाते हैं, इस डोरी के अंदर आना हो जाएगा तनाव। क्या आएगा, तनाव। और जब साम्यावस्था की बात करेंगे तो इक्वल एंगल बनाएंगे दोनों, ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री, आधे आधे एंगल में साम्यावस्था के अंदर ये बढ़ जाएंगे। यानी कि 2 समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई, ये बराबर लंबाई की जो डोरियां हैं उससे लटकाया गया है। परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, दोनों डोरियां एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व में लटकाया जाता है, ये तो बाद की बात है किस में लटकाया जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। तो इस पर कौन कौन से बल लगते हैं वो देखते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया था आपको कि यदि आवेशित है, नाम दे रखा है आवेश, तो 2 आवेशित गोलों के बीच में कौन सा बल लगता है, यदि वहाँ पे 2 आवेश आ जाते हैं, बिंदु आवेश, तो उसके बीच में एक बल लगता है जिसका नाम था कूलाम बल। और मैंने कूलाम बल का सूत्र आपको बताया था, F = होता है K(Q1Q2)/r²। ठीक है, और दोनों आवेश समान है, तो हम मान लेते हैं कि इस गोले पर आवेश है Q, इस पर भी आवेश है Q। ठीक है, Q लिख देते हैं यहाँ पे, और इसकी लंबाई है L, समान लंबाई के दोनों डोरियाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको यदि एंगल में डिवाइड करें तो ये देखिए ये हो जाएगा इस टाइप से। इसको मैं यदि एंगल के रूप में घटक में इसको डिवाइड करें तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे हमने थीटा लिया था, याद हो तो, यहाँ पे थीटा लिया है, तो ये अल्टरनेट कोण बन जाएगा, एक जेड आकृति बन रही है। ठीक है, यानी कि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो ये 15 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी 15 डिग्री हो गया। तो ये बताइए कौन सा आएगा। तो आप देखो इस डोरी के अंदर जैसे ही इस द्रव्यमान को लटकाया जाएगा, तनाव किधर आएगा, इस डोरी में ऊपर की ओर तनाव आ जाएगा T। ठीक है, डोरी में क्या आ गया, तनाव आ गया है T। अब ये T यदि इसका फैक्टर निकालें ये, तो ये अक्ष के साथ बना हुआ कोण है। जैसे मैं थीटा की बात करता हूँ, यहाँ पे 15 लिख करके मैं एक बार थीटा लिख दूँ, तो ये थीटा हो गया। तो ये आधार के साथ बना हुआ घटक ये क्या आएगा, ये आएगा T cos थीटा, और लंबवत घटक क्या हो जाएगा,
इसका लंबवत घटक टी साइन थीटा, ठीक है। और इसका नीचे की ओर भार कितना हो जाएगा, mg। ये mg भार कब होगा, जब इसको द्रव में नहीं डुबाया जाता है, जब इसको द्रव में नहीं डुबाया जा रहा उस कंडीशन में है ये कंडीशन। बात समझ में आ रही है? एक एक लाइन को आप ध्यान से समझिए। एक डोरी ली गई है, समान जो एंगल इक्वल बना रही है दोनों, जब प्रारंभ की स्थिति के अंदर देख रहे हैं यहाँ तक की बात हो रही है, तब आप देखो कि इसमें ये जो अक्ष के साथ बना हुआ घटक हो जाएगा टी कोस थीटा और लंबवत घटक टी साइन थीटा, और इसके अंदर बल हो गया mg। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीन चीज़ें यहाँ पे वर्क करिए। पहला कि इस गोले का जो भार है, गोले का भार वो तो है mg, जब लिक्विड में नहीं डुबाया जाता है, ठीक है। दूसरा आप इसमें देख रहे हो कि जो बल का जो घटक आ रहा है, ये वाला घटक कौन सा है, इसको संतुलित कर देगा टी कोस थीटा, तो mg को संतुलित करेगा। अब ये टी साइन थीटा, ये दोनों आवेशित गोले हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल, कूलाम बल भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। विद्युत बल उसका मान कितना होगा, k q1 q2। तो यहाँ पर इसके पास भी चार्ज q है, इसके पास भी आवेश q है, तो कितना हो गया k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों के बीच की दूरी आप r मान लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फॉर्मूला होता है k q1 q2। अब आप सोचेंगे q स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास भी चार्ज है q, इसका पास भी चार्ज है q, तो k q इंटू q कितना हो गया, q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। अब देखिए, अब इसके जो घटक हो गए, दो घटक हो गए, एक तो t तनाव है, तो मैं तीसरा लिख देता हूँ तनाव, वो है कितना t। आई बात समझ में? तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस घटक के रूप में इसको डिवाइड करते हैं और एक शॉर्ट वे के अंदर इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या आता है, t, आप बताइए इस t कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम देखेंगे कि चित्र से आप बता सकते हो कि t कोस थीटा किसके बराबर है, t कोस थीटा बराबर होगा mg के, बराबर होगा किसके, mg के। तो मैं यहाँ पर थीटा की बजाय अपने को वैल्यू है, आपको पता है कितना डिग्री है, 15 डिग्री। वैसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, चाहे कितना डिग्री हो, बस इक्वल एंगल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो t कोस 15 है, थीटा की वैल्यू जो है वो इसकी आधी है, ठीक है। दोनों के बीच में कोण तो 30 है, लेकिन साम्य अवस्था तक की स्थिति देखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ तक का जो एंगल है वो आधा होगा, 15 डिग्री। नंबर 1, क्या आप बताएंगे कि t साइन 15 किसके बराबर होगा। तो ये t साइन थीटा है, ये t साइन 15 हो गया, कि किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के बीच में लगने वाले बल से संतुष्ट होगा, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है जिसका मान कितना है, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करते हैं, इसमें एक दूसरे में भाग देते हैं, समीकरण 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्या आएगा, तो आप लिखेंगे कि t साइन 15 अपॉन t कोस 15 डिग्री इज इक्वल टू आएगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो है, और साथ में भाग लगेगा mg का, तो mg यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इस t से t कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल आ गया tan 15 डिग्री, tan थीटा में आ गया, मान आया k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। यहाँ तक का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ तक तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब इसमें जो चेंज आता है वो कहाँ से आएगा, तो अब आप ये देखिए कि इसने दूसरी कंडीशन क्या दी। अब यहाँ से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये बोलता है कि जब 0.8 ये घनत्व दे रखा है अपने को, यानी कि आपको पता है कि द्रव को आप जैसे गोले को इसके अंदर डिप करोगे तो द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है किसके, आयतन इंटू घनत्व के, ठीक है। द्रव्यमान बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा 11th क्लास में, आयतन गुणा घनत्व है। तो चेंज आयतन में तो चेंज होगा नहीं, इसको जब जैसे मैं इसको किसी लिक्विड में डुबा दूँ, मान लीजिए इसको मैंने किसी लिक्विड में डुबाया, ठीक है, तो क्या इसका द्रव्यमान चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, इसका आयतन भी चेंज नहीं होगा, लेकिन घनत्व बदल जाएगा, क्योंकि लिक्विड का घनत्व अलग है और सॉलिड का घनत्व है अलग। तो ये बोल रहा है कि जब इस घनत्व के द्रव में इसको लटकाया जाता है तब तो वही कोण रहता है, एंगल चेंज होगा नहीं। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व ये हो तो द्रव का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तक की बात को हम सोल्व करते हैं, जब इसको द्रव में डुबाया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम लिखते हैं, जब गोले को द्रव में डुबाया जाता है तब घनत्व आप देख रहे हो कम हो रहा है इसका, तो डुबोते क्या होगा, इसका वेट भी घट जाएगा। तब
द्रव गोले का भार घट जाता है, ठीक है, गोले का भार घट जाएगा और साथ साथ में त्वरण भी चेंज हो जाएगा। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण था इस लिक्विड के अंदर, आपको पता है कि जैसे ही आपको पता है कि तो हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया था तो हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान पता था, लेकिन लिक्विड में भी आकर के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तथा त्वरण, तथा हम ऐसे कह सकते हैं, तथा भार कितना हो जाएगा, बदल कर mg डैश हो जाएगा। यानी कि भार पहले तो था mg जब इसमें था, लेकिन जब इस लिक्विड में आप इसको डुबाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण चेंज होने की वजह से द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, लेकिन इसका भार चेंज हो जाएगा mg डैश, और ये घट जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका वेट जो है वो घट रहा है, क्योंकि लिक्विड के अंदर डालते ही क्या होगा, इसके वेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा और घनत्व तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से इसका बदल करके कितना हो जाएगा, mg डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो सेम इक्वेशन बनेगी, बस mg की जगह क्या हो जाएगा, mg डैश। आप बोल रहे हो कि आवेश नहीं बदल रहा, दूरी नहीं बदल रही, तो सिर्फ mg डैश ही तो हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में क्या करते हैं, mg की जगह क्या लगा देते हैं, mg डैश, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको आगे। तो क्या आएगा अपने पास, 10-15 डिग्री। अब मैं देखो एक चीज़ आगे लिखूँ तो आप यहाँ पे देखो k का जो मान है, हम मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि k का मान आपको पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो k की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो ये जैसे इसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आ रही है बात, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब जैसे ही आपने इसको, यहाँ पे तो निर्वात था भाई, यहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं था, अब आपने इसको डुबाया एक मीडियम में, तो मीडियम में डुबाते क्या होता है, इसका पराविद्युतांक दूसरा होता है, लिक्विड का अलग होता है, मोम का अलग होता है, कांच का अलग होता है। तो जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो पराविद्युतांक बदल गया। और मैंने बताया था कि जहाँ पे भी मीडियम चेंज होता है तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लगाओगे। जैसे माध्यम की बात करते हैं तो हमें पता है क्या आता है, जैसे माध्यम के अंदर बात करेंगे, ये F = आपको बताया था कि क्या होता है, K Q² अपॉन Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ठीक है। और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही माध्यम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एप्सिलॉन हो जाता है, ठीक है। और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम कन्वर्ट कर देंगे और किस में बदलेंगे इसको, एप्सिलॉन R में, ठीक है। और क्या आने वाला है वो हम देखने वाले हैं, पॉज करना एक मिनट, ठीक है। इसके आगे अब देखिए 10-15 की जो वैल्यू होगी, इसके अंदर आते ही माध्यम चेंज हो गया, माध्यम में यहाँ पे एप्सिलॉन की बजाय क्या हो जाता है, एप्सिलॉन। और मैंने बताया था आपको कि पराविद्युतांक में सूत्र बताया था कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन R के बराबर होता है। चैप्टर नंबर 1 में देखिए, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे आ रहा है, तो हमने बताया था कि माध्यम होते ही एप्सिलॉन आता है, माध्यम में बल, और एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन वो पराविद्युतांक इसके बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग रखिए तो क्या आएगा, Q² अपॉन R mg डैश हो जाएगा, ठीक है। g तो बदलेगा नहीं, mg बदल करके mg डैश हो जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। और साथ में माध्यम चेंज हो गया तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। वैसे मैं यहाँ पे लिखता सिर्फ एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को बाद में बदलता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो ये आएगा लिक्विड के अंदर, द्रव में, ठीक है। ये नंबर मैं दे देता हूँ इसको 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना कि एक्चुअल में जी डैश किसके बराबर होता है, जी डैश किसके बराबर होगा भैया, आप देख सकोगे कि इसके अंदर भार इसका घटता जा रहा है, इसके अंदर डुबोते ही इसको, इसका भार जो वो कम हो गया, तुरंत चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इसका भार कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि बाहर की कंडीशन में यदि आपको निकालना है, एफ डैश का मान निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका भार कितना चेंज हुआ भाई, इसका जी डैश का मान निकालना चाहते हैं यहाँ से। देखिए इसमें तो जी आ रहा है, अभी हम सारा सोल्व कर लेंगे, लेकिन हमें तो पराविद्युतांक का चाहिए, और इस दो समीकरण की कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आने वाली भी नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, एफ डैश में हम क्या करने वाले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R जो आ रहा है उसमें हम सिर्फ जी डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझनी है। तो देखिए हम बोलते हैं कि इसको यदि हमने इस द्रव के अंदर इसको डुबाया है, जैसे एक गेंद है उसको हम डुबो रहे हैं, ठीक है,
और इसका वेट घट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो टोटल भार यानी जो चेंज आया है, इसका बल कितना है यहाँ पे, कि जो ये इसकी वजह से हल्कापन महसूस हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ये, तो हम क्या कहेंगे कि इसका भार है, भाई कितना बल लग रहा है, एफ डैश ही तो निकालना है, तो ये बोलेंगे कि एफ सॉलिड इसका भार बल कितना लग रहा है इसके ऊपर, और ऊपर से लिक्विड कितना लगा रहा है, वही तो चेंज देखोगे आप। भाई क्या देखना है कि इसका बल कितना लग रहा है, इस जब इसको द्रव में डुबाया जाता है तो इसका बल कितना लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसको हमने ठोस को देखा कि इसका वेट जो है वो कितना है, उसमें से हम लिक्विड का माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास इस पर लगने वाला बल आ जाएगा। तो देखिए क्या आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ सॉलिड माइनस एफ लिक्विड। सॉलिड का मतलब तो वो गोला हो जाएगा, और लिक्विड का मतलब जो द्रव इसके ऊपर लगा रहा है। तो अब देखिए इसका मान कितना आएगा, ये एफ डैश आप निकाल चुके, वो तो है एम जी डैश के बराबर। भाई ये उत्प्लावन बल है इसका तो पता ही है हमें, एफ डैश किसके बराबर है, एम जी डैश के बराबर। तो यहाँ से एम जी डैश का मान कितना आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एम सॉलिड के लिए, द्रव्यमान किसके लिए आएगा, सॉलिड के लिए, और इसका जो त्वरण है वो एम जी मान लेते हैं, माइनस मतलब इस गोले के लिए जी है, और एफ लिक्विड के लिए भी क्या आएगा, तो हम लिखेंगे एम एल जी। ठीक है, ये तो दोनों के कंपेयर की बात हो गई कि भाई लिक्विड के अंदर कितना लग रहा है उसका माना जाएगा। ठीक है, वास्तव में अकेले द्रव की, जैसे अकेला द्रव रहता तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना जी है, अकेला सॉलिड होता तो आप देख ही रहे हो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कितना है जी, तो ये मान आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये सोल्व कीजिए, एम एस का मान कितना आएगा, द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला बताया आयतन इंटू घनत्व, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड्स का है, ये सॉलिड इस लिक्विड के अंदर डुबाया गया है तो उसका आयतन सेम ही रहेगा जितना होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर गोले के ऊपर ही लगेगा, जितना भी आयतन आएगा वो इसके लिए लगेगा, ये लिक्विड ही लगाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और कितना आएगा तो देखिए, और आपने देख भी रखा है कितना मान आने वाला है, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला लगेगा द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, तो हम रो सॉलिड इंटू आयतन हो गया v पूरे का, और ये g है ही, इसमें कितना आ जाएगा, रो लिक्विड के लिए v इंटू जी हो गया। ठीक है, और इसमें कितना आएगा, तो आप लिखोगे वही द्रव्यमान का फॉर्मूला लगाएंगे आयतन इंटू घनत्व, तो ये किसके लिए आ जाएगा, नया जो किसके ऊपर चेक कर रहे हैं आप देख सकते हो, आप सॉलिड के लिए निकाल रहे हो कि इसके ऊपर कितना बल बच रहा है, तो ये एम जी डैश उसका ही हो जाएगा, तो हम लिखेंगे रो सॉलिड इंटू वी इंटू जी डैश बराबर रो एस वी जी माइनस रो एल वी इंटू जी। अब आप देखिए यहाँ से v कट जाएगा सब में से, यहाँ भी v आ रहा है, यहाँ भी v आ रहा है, v कॉमन लेंगे और काट देंगे, तो यहाँ से जी डैश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये तो आ जाएगा रो एस जी माइनस रो एल जी अपॉन रो सॉलिड। ठीक है, यानी यहाँ से जो गुणा में था उसको मैंने कहाँ भेज दिया, भाग, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो हम लिख देंगे रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। ठीक है, और साथ में आ रहा है बाहर जी, तो ये आ गया अपने पास जी डैश की वैल्यू। अब हमारे लिए हो जाएगा बिल्कुल ही आसान, अब जा कर के ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये इतना तो समझ में आया होगा। इसके बाद की स्टेप देखने के लिए हमें इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो आप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, तो लग रहे हैं ये cos 15 इसके बराबर तुलना कर ली, ये यहाँ तक आपको लिक्विड में डुबोते ही क्या होगा कि जी तो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी डैश में, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो माध्यम की वजह से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वो रखा हमने। और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर भार देखना चाहते हैं, तो हमने उत्प्लावन बल वगैरह वो पढ़े थे उस लिक्विड के अंदर, तो वहाँ पे बताया था कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, सॉलिड माइनस लिक्विड, ये वैल्यू इसकी आई है। इसका आगे के लिए एक बार पॉज करो। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश का मान हमने निकाल लिया। अब हम 3 और 4 से सॉल्व करके एप्सिलॉन आर का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम देखो लिखते हैं, यहाँ भी 10-15 आ रहा है और यहाँ भी 10-15, तो हम लिखेंगे कि 3 व 4 की तुलना करने पर, 3 व 4 की तुलना करने पर, तुलना करो तो क्या आएगा, तो हम लिखेंगे कि के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, और k की वैल्यू जो है हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये आ गया वैल्यू इसका। ठीक है, k की जगह मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया,
और ये आ गया मान, और उधर से 4 का मान कितना आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम जी डेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा, आर से सॉरी आर स्क्वायर था यहाँ पे भी, यहाँ पे आर स्क्वायर है, सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और एम से एम कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आप देखें किसके बराबर आया कि जी का जो मान है वो बराबर आया है एप्सिलॉन आर जी डेस के, ठीक है, एप्सिलॉन आर जी डेस के, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जी डेस का मान निकालिए वो रखते हैं और एप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे। तो समीकरण 5 से मान रखो, तो देखो क्या आएगा, जी बराबर एप्सिलॉन आर, जी डेस का मान रख दो कितना है, रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड इंटू जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर का मान कितना आएगा, इधर 1 बच गया, इधर 1 बच गया, तो एप्सिलॉन आर का मान निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये रो सॉलिड तो आ जाएगा ऊपर और ये टर्म आ जाएगी नीचे, तो रो सॉलिड अपॉन रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। अब मान रख दीजिए बस और आंसर निकालिए। तो रो सॉलिड की वैल्यू तो कितनी है, तो आप बोलोगे कि 1.6 अपॉन रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, तो 1.6 माइनस 0.8 कितना हो गया, 1.6 अपॉन 0.8, इसमें से माइनस कर दो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और इसका भाग कितना आएगा 2। तो ये आ गया अपने पास पराविद्युतांक, और इसका कोई विमा होती नहीं है, मात्रक वगैरह कुछ नहीं होता इसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतना करना है, कोई ज़्यादा वैसे देखा जाए तो थोड़ा लंबा ज़रूर है पैटर्न, लेकिन ईजी है। क्या करोगे बस खाली ये तो आप निकालिए इतना, तो फिर उसको माध्यम के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, और ये मान आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बस ये रखते आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 17 है चैप्टर नंबर 1 का। वैसे तो बता दिया था, फिर भी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, एक आयताकार निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धनावेश दे रखे हैं, प्रत्येक 10⁻⁸ कूलम, यानी आवेश का मान दे रखा है। क्रमशः कहाँ स्थित है, x बराबर 0.1 मीटर, y बराबर 0, यानी y का तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, x एक्सिस पे स्थित है 0.1 पर और -0.1 पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर इतनी दूरी पर, ये 3 दूरियां पे ज्ञात करना है। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक निर्देशांक पद्धति बनाते हैं। ये हमने एक निर्देशांक पद्धति बनाई, थोड़ा इसको नीचे बना देता हूँ मैं। ये एक निर्देशांक पद्धति बनाते हैं, ये इसका मूल बिंदु मान लीजिए 0 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम हो गया, ये तो x एक्सिस हो गई, और ये y हो गई, ये x डैश और ये y डैश। अब ये बोल रहा है कि दो बिंदु धनावेश कहाँ रखे हुए हैं, 0.1 पर। तो इधर चलेंगे तो 0, इधर से चलेंगे तो इधर आएगा, तो ये मान लेते हैं कि ये है 0.1 और कोऑर्डिनेट y हो गया 0। इधर 0.1 माइनस का किधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.1 और 0। इतना तो समझ में आ गया होगा कि x का कोऑर्डिनेट है, x में -1 इधर होता है और प्लस में इधर। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर आवेश का मान दे रखा है, सेम ही है, q का मान 10⁻⁸ कूलम है। धनावेश दे रखे हैं दोनों, ठीक है। तो धनावेश में विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होती है, हमेशा बाहर की ओर। अब ये बोल रहा है कहाँ ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु पर ज्ञात करना है। पहली कंडीशन है मूल बिंदु पर, तो देखो मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट कंडीशन है मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, तो देखिए मूल बिंदु है यहाँ पर, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो धनावेश के कारण देखनी है, ठीक है। तो मूल बिंदु पर यदि धनावेश होगा तो मूल बिंदु पर ज्ञात करोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, अलग अलग। जैसे इधर तो हो जाएगी, इसमें तो E1 इस तरफ और इसमें हो जाएगी E2 इस तरफ। समझ में आ रही है बात, मूल बिंदु में तो इधर से इधर चलेंगे और इसमें इधर, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से E1 का मान कितना आएगा, तो आप देखिए E1 का मान तो कितना आएगा, फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQ/R², KQ/R², ठीक है। तो E1 का मान कितना आएगा बताइए आप, तो E1 का मान देखिए कितना आएगा, E1 का मान आएगा ये वाला, तो KQ, ठीक है। Q का मान बाद में रख देंगे। दूरी है, दूरी कितनी है R², तो R² कितना होगा, ये इधर वाली दूरी, तो हम लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर। भाई दूरी इधर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, माइनस का भी आएगा तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो दूरी इधर की चलनी है,
ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ है इसकी, तो हम लिखेंगे जैसे इसको ओ बिंदु दे दीजिए तो आप लिखोगे ओ एक्स डेस की तरफ, ठीक है। और इसमें चलेंगे तो ओ एक्स, तो E2 का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा, वो भी सेम ही आएगा भाई, इधर है आवेश तो क्यों ही है और दूरी कितनी है ये 0.1 का स्क्वायर, बस डायरेक्शन हो गई ओ एक्स। तो क्या ओ एक्स और ओ एक्स डेस की डायरेक्शन सेम है क्या, ओ एक्स तो इधर जाना पड़ रहा है, ओ एक्स डेस उधर जाना पड़ रहा है। तो टोटल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे मूल बिंदु पर, तो E बराबर क्या आएगा, E टोटल, तो वो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से लगाएंगे तो ये तो आएगा KQ अपॉन, जैसे मैंने इसको डायरेक्शन ए की तरफ करें तो 0.1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। या तो आप क्या कर लो, इस E1 को इस तरफ ले जाओ या E2 को इस तरफ ले आओ, तो मैंने E1 को तो इधर रख लिया, E2 को सेम डायरेक्शन में कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा, ये इसमें से कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0 न्यूटन पर क्या जाएगा F अपॉन Q न्यूटन पर गुलाम। तो ये तो मान आएगा मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आई 0। दूसरी स्थिति देखिए, कहाँ पे ज्ञात करना है, x बराबर 0.2 और y बराबर 0 पर, तो 0.2 किधर होगा, ये 0.1 है तो 0.2 किधर होगा आगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 0.2 और 0 निकालिए। अब E1 किधर आएगा सेकंड कंडीशन में वो देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखना है। तो E1 का मान भाई यहाँ पर आप निकालना चाहते हो 0.2 के ऊपर, तो आवेश तो यहाँ पर स्थित आवेश के कारण निकाला जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक तो इस आवेश के कारण आएगा तो वो भी किधर आएगा, इस तरफ ही आएगा, और इधर भी E2 भी, भाई आपको इधर कोई चीज़ इधर निकालनी है तो आप उससे क्या मतलब होगा, आपको तो इधर ही जाना पड़ेगा दोनों डायरेक्शन के लिए, तो इसमें भी आवेश को उधर ही ले जाना पड़ेगा, तो E2 का मान भी आएगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या होता है, इस पर कितना आएगा तो वो समझ लेते हैं। और धनावेश में आप देख सकते हो कि बाहर की ओर डायरेक्शन, मान देखिए अब कितना आएगा, तो यहाँ पर तो E1 का मान कितना आएगा, तो मान लीजिए आपने E1 किसको माना है, इस आवेश को, पहले वाले को, तो क्या फॉर्मूला होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की तो है दूरी 0.2 प्लस 0.1 इधर, भाई आपको चलना है टोटल इधर, जैसे माइनस में उसका मतलब हो गया कि 0.2 तो इधर चलना है ही, साथ में 0.1 उधर कम हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है आपने, ये और ये मिला करके कितनी 0.3 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.3 का स्क्वायर। और E2 का मान कितना आएगा तो वो भी बताइए, तो वो कितना आएगा KQ अपॉन, यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये तो दूरी है 0.2, 0.1 कम कर देंगे तो ये दूरी कितनी बच गई 0.1 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा वो देख लीजिए। आपकी E2 का मान निकालना है यहाँ पर, तो इस आवेश से दूरी इंपॉर्टेंट होगी, और इस आवेश से दूरी आप देख सकते हो कितनी है 0.1, और इन दोनों को अब क्या करना है, सोल्व करना है, दोनों को आप जोड़ लीजिए आपका मान आ जाएगा, ठीक है। दोनों प्लस हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से, तो E बराबर क्या आएगा E1 प्लस E2, इन दोनों को जोड़िए और आपका आंसर निकाल लेना, वो आपका आंसर आ जाना चाहिए, बस इसमें इतना ही करना है। और फिर लास्ट कंडीशन चलते हैं, कर लीजिएगा ये। और थर्ड कंडीशन में कहाँ निकाला गया है 0 और y पर 0.1, तो भाई x तो 0 है लेकिन y में चलना है, तो यहाँ पर 0.0 और 0.1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ निकालने के लिए आपको क्या करोगे, इससे इसको मिलाना पड़ेगा, आवेश से मिलाना पड़ेगा जहाँ पे आवेश उपस्थित होगा, तो यहाँ आवेश उपस्थित है, और इसको निकालने के लिए आप सेम इक्वल निकालोगे तो सब समान दूरी पर है, भाई 0.1 ही है, 0.1 ही है, 0.1 ही है, तो समान दूरी पे हो गया, तो हम लिखेंगे ये तो है 0.1, ये भी कितना है 0.1, भाई अब आपको ये पता है, ये दूरी भी आपको पता है 0.1, तो आपको तो ये तो दूरी निकालनी है। और हमने फैक्टर में देखा था कि ये थीटा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, धनावेश में बाहर की ओर होती है डायरेक्शन, तो कौन सा फैक्टर आएगा, तो आपको पता है कि कोस थीटा वाले घटक तो एक्सिस के अकॉर्डिंग कोस थीटा वाले घटक तो कट जाएंगे, और साइन वाला फैक्टर आएगा, और ये इक्वल एंगल पे है, सारे कितने एंगल पे है, इक्वल एंगल पे, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 साइन थीटा का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब E1 का मान तो कितना आएगा, तो पहले हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी, E1 के लिए यहाँ से दूरी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, जैसे मैं इसको P नाम दे देता हूँ और इसको A नाम दे दिया और इसको B, तो AP दूरी कितनी आएगी, तो अंडर रूट में हम लिखेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 ऑफ 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब आ जाएगा, इससे स्क्वायर तो कट जाएगा और ये आ जाएगा √2 इंटू 0.1। ये इसका मान आ गया अपने पास इस दूरी का। तो विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। तो E1 बराबर तो क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मान तो ये है ही, तो KQ अपॉन √2 इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ऐसे ही सेम ही मान किसका आएगा, E2 का। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखिए इक्वल एंगल में इसको डिवाइड करेंगे तो ये टोटल एंगल जो रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, एक दूसरे से लंबवत 90 डिग्री, और आधे आधे पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 45 डिग्री। बस थीटा आता है वहाँ पे तो 45 डिग्री यूज करना है। E1 E2 का मान ये सेम ही आएगा, ये रख दीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है इस सवाल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस विद्युत क्षेत्र निकालते जाइए और आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और ये काम जो है पूरा हो चुका है, आप अच्छे से इसको करिए और समझना है कि किस टाइप से आपको ये सवाल करने हैं। फिर भी नहीं आता है तो एक बार फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।